Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th January 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about the Genome India database. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view. तो करंट न्यूज में आने से पहले हम जरा समझते हैं द मीनिंग ऑफ जीनोम। देखिए, कोई भी इंसान हो, उसके बॉडी का जो सबसे फंडामेंटल पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल। तो यू ह्यूमंस आर नथिंग बट क्लस्टर ऑफ सेल्स ओनली। अब सेल के अंदर भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। उसमें से एक सेगमेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम। वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोजोम का, और क्रोमोजोम के ऊपर होते हैं, या क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ genetic materials, and the genetic materials have DNA, and DNA is hereditary, और DNA carries hereditary information। कितनी सारी बातें कह दी मैंने, एक बार फिर से देखते हैं। इंसान की बॉडी का सबसे फंडामेंटल पार्ट सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स आर having genetic material, genetic materials are made up of DNA। DNA में ये जो D है, इट स्टैंड्स फॉर डबल हेलिकल स्ट्रैंड। तो इस तरीके का हमारा DNA दिखता है, एंड दिस DNA कंटेन्स हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, जो हमारे पेरेंट्स से फिर बच्चों में पास होता है। तो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन मतलब द ट्रेट्स, जो कैरेक्टर्स या फीचर्स पेरेंट्स से अगले जनरेशन में पास होता है, उसी को हम लोग कहते हैं हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। वी हैव इनहेरिटेड सम ऑफ द ट्रेट्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। सो इस तरीके से वो डीएनए ही है, वो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है। अब किसी भी सेल के अंदर आप देखोगे तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, उसमें से 22 पेयर्स तो बिल्कुल सेम होते हैं मेल एंड फीमेल में। जो 23rd पेयर होता है क्रोमोजोम का, उसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोजोम। वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल के अंदर फिर वो एक्स वाई क्रोमोजोम होता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है। तो देखिए, ये हो गया क्रोमोजोम। क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल्स को अगर एक साथ ले लिया जाए, किसी भी सेल के अंदर जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं, यानी कि जितने भी क्रोमोजोम्स हैं, उनके सारे जेनेटिक मटेरियल्स को एक साथ ले लिया जाए, तो आप कह सकते हैं कि वो उस इंसान का जीनोम है। जीनोम इज बेसिकली कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट इंडिविजुअल। किसी भी इंसान का, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो सबसे फंडामेंटल पार्ट होता है वो होता है एटम, एंड द एटम इंक्लूड्स ऑल द इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट, दैट कमोडिटी। सिमिलरली हमारे बॉडी का सबसे फंडामेंटल पार्ट है सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। दीज क्रोमोजोम्स हैव सम जेनेटिक मटेरियल। ऑल द जेनेटिक मटेरियल ऑन दिस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम को अगर एक साथ ले लिया जाए तो उस इंसान का जीनोम होता है। जीनोम मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन। तो कोई भी एक सेल उठा लिया, और उस सेल के अंदर जितने भी क्रोमोजोम, उन सारे क्रोमोजोम्स के जेनेटिक मटेरियल को एक साथ ले लिया गया, तो उस इंसान के जीनोम, हम कह सकते हैं कि उस इंसान का जीनोम है। आई जस्ट होप आपको जीनोम का मतलब समझ आ गया। जीनोम मीन्स किसी भी इंसान का कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, जो उस इंसान के संबंधित सारी इंफॉर्मेशंस को देने के लिए कैपेबल है। एक इंसान के बॉडी के एक सेल को आप ले लें, और उस सेल के अंदर जितने भी क्रोमोजोम हैं उसके जेनेटिक कंपोजिशन को एक साथ ले लें, तो उस इंसान का जीनोम हो गया। अब भारत के अंदर अलग अलग तरीके की जनसंख्या है, अलग अलग तरीके का पॉपुलेशन सेटअप है। तो इन जनरल माना जा रहा है कि हमारे देश के अंदर 4600 टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, और उस 4600 टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप्स में से 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स का जीनोम स्टडी किया गया, और उस जीनोम स्टडी के बेसिस पे फिर हमने जीनोम या जेनेटिक डेटा स्टोर किए हैं।
तो भारत के अंदर 4600 पॉपुलेशन ग्रुप, उसमें से 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स, अलग अलग तरीके के, अलग अलग आप कह सकते हैं एथनिसिटी के लोग, अलग अलग रेस के लोग, 83 पॉपुलेशन ग्रुप से 10,000 अलग अलग इंडिविजुअल्स को चुना गया और उनके जीनोम्स की स्टडी की गई, उसको कहा गया जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, और उससे रिलेटेड डेटा निकाला गया और उस डेटा को डिजिटल तरीके से स्टोर किया गया। ये सब कुछ किया गया अंडर ए प्रोजेक्ट जिसका नाम है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। So this Genome India project was started in year 2020 by Department of Biotechnology. More than 20 plus institutions are involved in this Genome India project, जिसमें भारत के 83 अलग अलग जनसंख्या वर्ग के जीनोम को स्टडी किया गया है। उसमें 10,000 इंडिविजुअल्स के जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। 10,000 नंबर ऑफ इंडियंस हु जीनोम डेटा हैज बीन कैटालॉग। दिस हैज बीन फेज 1। फेज 2 भी आएगा जिसमें फिर से 10,000 लोगों के जीनोम्स को लिया जाएगा और उसका सीक्वेंसिंग किया जाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ इस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से? इससे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और बेहतर होगा। मेडिकल रिसर्च, भारत के लोगों के अंदर क्यों कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, डायबिटीज की संख्या क्यों बढ़ रही है, ये सब कुछ अब और बेहतर समझ पाएंगे विथ हेल्प ऑफ दिस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। प्री नेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग, तो जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं उनके होने वाले बच्चे के अंदर क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं वो हम लोग पहले ही पता कर सकते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ द जीनोम सीक्वेंसिंग। तो स्क्रीनिंग ऑफ द डिजीज प्रायर टू द बर्थ, इवोल्यूशन पजल, तो इंसान कैसे इवॉल्व हुआ है फ्रॉम प्राइमेट्स, अलग अलग बंदरों से, वो हम कैसे इवॉल्व हुए इनटू द करंट स्टेट, वो भी हम समझ पाएंगे विथ हेल्प ऑफ सच जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इट विल ऑल्सो हेल्प अस टू नो मोर अबाउट रेयर डिसऑर्डर्स, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानकारी है नहीं, जिससे कई सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, बट उसको लेकर के कोई बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट है नहीं, उसका इलाज है नहीं, क्योंकि उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता है नहीं। ऐसी बीमारियों कहा जाता है रेयर डिसऑर्डर, उसके बारे में भी हम पता कर पाएंगे विथ हेल्प ऑफ सच जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। अब करंट न्यूज़ ये है कि 10,000 ह्यूमन जीनोम्स को स्टडी करके, ह्यूमन सीक्वेंसिंग करके, उनसे रिलेटेड जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो डेटा हमने कैटालॉग कर दिया है। डिजिटल फॉर्म में डेटा स्टोर किया गया है एट इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इन फरीदाबाद, हरियाणा। एंड नाउ दिस कलेक्टिव डेटाबेस, जिसका नाम है जीनोम इंडिया डेटाबेस, विल बी अवेलेबल टू द रिसर्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो भारत सरकार ने ये जीनोम इंडिया डेटाबेस को नाउ अवेलेबल कर दिया है फॉर रिसर्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड कि उसको स्टडी करें और मेडिकल फील्ड की दुनिया में नए नए रिसर्च करें और नए नए टेक्नोलॉजीज लेकर के आएं। ये जो भारत के अंदर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लाया गया है, ये ऐसा नहीं है कि इस तरीके का पहला प्रोजेक्ट है वर्ल्ड वाइड। इस तरीके का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है अमेरिका के अंदर, जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये 13 साल तक चलता रहा, फ्रॉम 1990 टू 2003, जिसमें लगभग 20,500 ह्यूमन जीन्स को स्टडी किया गया और उसकी कैटलॉगिंग की गई, सीक्वेंसिंग की गई। इट वॉज रिजल्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इन यूएस। तो यू कैन से कि भारत के अंदर जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, इट इज टू सम एक्सटेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय, या आप कह सकते हैं इंस्पायर्ड बाय, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑफ द यूएस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट निमोसोलाइड बैन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं न्यूमोसोलाइड के बारे में। देखिए, न्यूमोसोलाइड जो है वो एक तरीके का पेन किलर है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, या पेन किलर आप कह सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन रिलीविंग मेडिसिन है। अब न्यूमोसोलाइड जो है वो ह्यूमंस भी लेते हैं इन केस ऑफ सम पेन, फॉर द पर्पस ऑफ पेन रिलीफ। न्यूमोसोलाइड हैज बीन अ पेन किलर फॉर लाइफ स्टॉक्स ऑल्सो, एनिमल्स के लिए भी वो पेन किलर का काम करते रहे। बट न्यूमोसोलाइड का इस्तेमाल एनिमल्स के लिए जो है वो फिर इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से डेंजरस साबित हो रहा था। कैसे, समझिए। एनिमल्स को न्यूमोसोलाइड दिया जाता है फॉर पेन रिलीफ पर्पस। उनमें से जो एनिमल्स, अब एनिमल के बॉडी के अंदर न्यूमोसोलाइड चला गया तो वो तो वहाँ स्टे हो करेगा, वहाँ पे वो एक्यूमुलेट रहता है। जब भी वो लाइफ स्टॉक मरता है तो उसकी डेड बॉडी को कहा जाता है कारकास। वो कारकास को लोग अबैंडन कर देते हैं इन सम ओपन एरिया। अब वो कारकास
को फिर खाते हैं वल्चर्स। वल्चर्स का काम ही होता है कार्कासेस को, यानी कि डेड बॉडी ऑफ लाइफ स्टॉक्स को ब्रेक डाउन करना, ईट करना, ताकि उनको जल्दी जल्दी डिकम्पोज किया जा सके। अब वल्चर्स के बॉडी के अंदर इन कार्कास के थ्रू पहुंच जाता है नीमोसलाइड, और वो न्यूमोस्लाइड फिर वल्चर्स के किडनी पे निगेटिव इंपैक्ट करता है। इट लीड्स टू रेनल फेलियर, किडनी फेलियर। इसी तरीके का एक पेन किलर पहले हुआ करता था, डाइक्लोफेनेक, जिसका खूब इस्तेमाल किया जाता था लाइफ स्टॉक्स के ऊपर फॉर पेन रिलीफ पर्पस एज ए पेन किलर। और वो डाइक्लोफेनेक भी वल्चर्स के किडनी के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट करता था, और वो तो इतना डेंजरस था कि वल्चर्स की संख्या लगभग, कुछ कुछ स्पेसीज ऑफ वल्चर्स की संख्या तो 99% तक कम हो गई थी बिकॉज ऑफ डाइक्लोफेनेक। इसलिए डाइक्लोफेनेक को साल 2006 में बैन कर दिया गया। भारत ही नहीं, आसपास के तमाम देशों में भी बैन कर दिया गया। अब से डाइक्लोफेनेक की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है नीमोसोलाइड। बट नीमोसोलाइड को लेकर के भी वही समस्या सामने आ रही थी जो डाइक्लोफेनेक को लेकर के पहले आ रही थी, जिस कारण से डाइक्लोफेनेक को बैन किया गया। और वैसी ही प्रॉब्लम वे आर सीन विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमोसोलाइड ऑल्सो, and that is the reason why now Union Ministry of Health has decided to ban pneumosalide also for animal use, because just like diclofenac, even pneumosalide was proving to be toxic for vultures। और vulture जो है वो काफी जरूरी है environment के लिए। they are known as nature's sanitation worker। why? Because they do the purpose of cleaning, they are considered as scavenger, they play the crucial role of breaking down द डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, सो दैट उनको पूरी तरीके से जब डिकम्पोज कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर जो नेचर में मौजूद बैक्टीरियाज हैं वो उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके और इनके डेड बॉडी को पूरी तरीके से सॉइल के अंदर मिला देते हैं, ह्यूमस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। बट उसके लिए वल्चर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी वल्चर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई तो फिर उसमें नेचर के अंदर जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक डिले होगा। इट माइट लीड टू spread of different kinds of diseases also amongst humans, and that is why vulture population को protect करना बहुत जरूरी है। और vulture की population पहले डिक्लाइन हो रही थी डाइक्लोफेनेक के कारण, तो उसको बैन किया गया। नाउ फॉर द सेम रीजन न्यूमोसोलाइड हैज बीन बैंड। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट टैक्स टेररिज्म। द न्यूज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो कहते हैं कि जो सरकार है जब वो बजट लाए तो इन बातों का ध्यान रखे कि टैक्स टेररिज्म को खत्म करे और जनता को लूटना बंद करे। अब ये तो अपोजिशन लीडर्स का काम होता है कहना, जनता को लूटना बंद करें, टैक्स टेररिज्म ना करें। अब हम इस आर्टिकल की मदद से जरा देखना शुरू करते हैं द मीनिंग ऑफ टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म होता क्या है? दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, टैक्स टेररिज्म का सिंपल सा मतलब हुआ वो तमाम एक्टिविटी जो टैक्स अथॉरिटीज करते हैं, जिसके थ्रू वो लोगों को हैरास करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट टैक्स रेवेन्यूज, समटाइम्स इन लीगल मैनर, समटाइम्स इन एक्स्ट्रा लीगल मैनर, मतलब इलीगल तरीके से। जो भी तरीके टैक्स अथॉरिटीज अपनाते हैं जोर जबरदस्ती वाले लोगों से टैक्स वसूलने के, चाहे वो लीगली टैक्स वसूलना हो, चाहे वो इलीगल तरीके से कुछ वो ब्राइब वसूल रहे हो, ऑल सच एक्टिविटीज कम अंडर अ टर्म जिसका नाम है टैक्स टेररिज्म, अनड्यू एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय टैक्स अथॉरिटीज। तो सम इवेंट्स कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ टैक्स टेररिज्म, उसका एग्जांपल देखते हैं। वोडाफोन केस देखिए, वोडाफोन जो टेलीकॉम कंपनी और भारत सरकार के बीच में टैक्स रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट हो गया। अब वो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कंपनी के फेवर में कि हाँ, ऐसा तो कोई कानून है ही नहीं। सरकार ने क्या किया कि तुरंत एक कानून बनाया, और कानून को बनाया रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से, यानी कि पिछले डेट से डेट पुराना ले गए। आपने पॉलिटी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा कि क्रिमिनल लॉज को रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं बनाया जा सकता है, बट सिविल लॉज को बनाया जा सकता है, और टैक्स रिलेटेड जो लॉज हैं वो सिविल लॉज हैं। तो सरकार ने वोडाफोन से टैक्स वसूलने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस हार गए वोडाफोन के अगेंस्ट, तो उनसे टैक्स वसूलने के लिए उन्होंने कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा तो कोई कानून है ही नहीं जिसके अंतर्गत आप वोडाफोन से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो सरकार ने कानून बनाया विथ रेट्रोस्पेक्टिव डेट और फिर वोडाफोन से टैक्स क्लेम किया। तो दैट एक्ट कुड बी कंसिडर्ड एज एग्जांपल ऑफ टैक्स टेररिज्म। हरासमेंट ऑफ बिजनेसमैन, देखिए
बहुत सारे बिजनेसमैन को टैक्स अथॉरिटी जो अनड्यूली हैरास करते हैं पैसा उनसे निकलवाने के लिए। सीसीडी के ओनर वीजी सिद्धार्था साहब ही कमिटेड सुसाइड एलिजिडली बिकॉज ऑफ हैरासमेंट बाय टैक्स अथॉरिटीज। अनरीजनेबल टैक्स, अलग अलग तरीके के टैक्स टैक्स अथॉरिटीज क्लेम करते हैं। उसमें से एक एग्जांपल है एंजल टैक्स का, जहां पे स्टार्टअप्स, मान लीजिए कि मेरी एक स्टार्टअप कंपनी है, मैंने उसके 10% शेयर 10 करोड़ में किसी कंपनी, किसी इन्वेस्टर को बेच दिए। अब टैक्स अथॉरिटीज कहते हैं कि तुमने 10% शेयर 10 करोड़ में बेचे किसी इन्वेस्टर को, इसका मतलब तुमने अपने कंपनी का भाव लगाया है 100 करोड़। तब तो 10% शेयर तुमने 10 करोड़ में बेचा है, तुमने अपनी कंपनी का भाव लगाया 100 करोड़, लेकिन हमारे हिसाब से तुम्हारी कंपनी का भाव है, मार्केट वैल्यू है 50 करोड़, यानी कि उस हिसाब से 10% शेयर का भाव होना चाहिए था 5 करोड़, लेकिन तुमने बेचा है 10 करोड़ में। तो इसका मतलब तुमको 5 करोड़ को हुआ है कैपिटल गेन। इस कैपिटल गेन पे अब तुम भरोगे कैपिटल गेन टैक्स, जिसको इस केस में कभी कभार कह दिया जाता है एंजल टैक्स, क्योंकि जिस इन्वेस्टर ने 5 करोड़ का सामान 10 करोड़ में खरीदा है वो तो एंजल ही हुआ है हमारे लिए। तो समटाइम्स सच काइंड ऑफ कैपिटल गेन टैक्स इज ऑल्सो नोन एज एंजल टैक्स। और एंजल टैक्स बड़ी समस्या थी स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स मेनली किस लिए, मेनली उनका एक तरीका होता है फंड उठाना इन्वेस्टर से। तो स्टार्टअप्स अच्छा काम करते हैं, फिर किसी इन्वेस्टर से फंड उठाया, अब फंड जब उठाते हैं तो टैक्स अथॉरिटीज पीछे पड़ जाती हैं कि हमको लगता है कि ये फंड तुमने अपने रियल मार्केट रेट से ज्यादा वैल्यू पे उठाया है, दैट इज वाई इस केस में तुमको एंजल टैक्स भरना होगा। और उसको लेकर के फिर स्टार्टअप्स को हरास किया जाता था। तो ये सब तमाम तरीके थे लोगों को, स्टार्टअप्स को, कंपनियों को हरास करने के, विच कलेक्टिवली कुड बी कंसिडर्ड एज टैक्स टेररिज्म। तो टैक्स टेररिज्म को हटाने के लिए भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें से एक है प्लेटफॉर्म, एक सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म बनाया भारत सरकार ने, इसका नाम है ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म। ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म की मदद से अब फेसलेस असेसमेंट होता है टैक्स का। अब आपको कोई भी टैक्स ऑफिसर अपने नाम से आपको नोटिस नहीं भेज सकता कि फलाना XYZ इस ऑफिस में आके मिले। नो, नाउ यू विल बी गेटिंग टैक्स, टैक्स अथॉरिटी की तरफ से जो भी नोटिस आएगा उसमें बस एक टैक्स नंबर होगा या नोटिस नंबर होगा, इट विल नॉट बी इन द नेम ऑफ एनी ऑफिसर। सो नाउ देयर विल बी नो ह्यूमन इंटरफेस while डीलिंग विद टैक्स पेयर्स, ताकि अननेसेसरी टैक्स पेयर्स का हरासमेंट ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब ऐसा ही एक केस था, आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफिसर, उनको विराट कोहली का, अब आजकल तो क्या है ना कि फेसलेस असेसमेंट सिस्टम आ गया है। तो मेरा टैक्स सिस्टम जो होगा, मेरा जो टैक्स क्लेम जो होगा वो फिर सिस्टम में जाएगा, और सिस्टम जो है वो फिर किसी रैंडम ऑफिसर को अलॉट कर देगा कि आप देखिए इस टैक्स कलेक्शन को। बट वो रैंडम ऑफिसर भी मुझसे सीधा सीधा बात नहीं कर सकता, मुझसे सीधा सीधा टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, उसको भी सिस्टम के थ्रू वो क्लेम करना होगा कि आपका इतना लाख या इतना करोड़ जो भी है टैक्स बनता है। तो बेसिकली नाउ टैक्स क्लेम करना या टैक्स कलेक्ट करना डन बाय द टैक्स अथॉरिटीज कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, इट हैज टू बी डन थ्रू अ पोर्टल, अ प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म। इसी में हुआ क्या कि विराट कोहली का कुछ 100-150 करोड़ का टैक्स रिलेटेड क्लेम जो है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जगह पे एक टैक्स ऑफिसर को पहुंच गया। वो बेचारा घबरा गया कि इतना बड़ा क्लेम, इतना बड़ा केस मैं कैसे हैंडल करूं, क्योंकि आजकल टैक्स जो फेसलेस सिस्टम है इसमें पोर्टल के थ्रू होता है, और हर एक तरीके का जो टैक्स क्लेम है वो पहले सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पे जाता है और वहां से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू डिफरेंट टैक्स ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्री। ये मेनली किया गया है टू डू टैक्स असेसमेंट, टैक्स कलेक्शन एक्टिविटी इन फेसलेस मैनर, ताकि किसी भी तरीके का हैरासमेंट या एक्सप्लॉयटेशन ना हो। उसके अलावा टैक्स पेयर चार्टर लाई है भारत सरकार। टैक्स पेयर चार्टर मतलब एक तरीके का लॉ which clearly defines rights and responsibilities of both tax officers as well as taxpayers। साथ ही साथ जो पिछले साल बजट आया था साल 2024-25 का, उसमें एंजल टैक्स फॉर द स्टार्टअप्स वर अबॉलिश्ड। तो टैक्स टेररिज्म के ऊपर ऐसा सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 में। अटेम्प्ट कीजिए इस सवाल को, आपको थोड़ा सा बहुत हिंट्स भी मैंने दे रखा है, जरूरत पड़े तो हिंट्स पढ़िए, अदरवाइज बिना हिंट्स पढ़े पहले अटेम्प्ट कीजिए, देन रीड द हिंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कश्मीर लद्दाख कॉरिडोर पे ऊपर जो बनाया गया है जेड मोर टनल। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए श्रीनगर से जो लेह
वाला हाईवे है मूविंग वाया कारगिल, उस पे 6.4 किलोमीटर का लॉन्ग टनल बनाया गया है नियर गगनगीर एंड सोनमार्ग रीजन, यहाँ बीच में कहीं पे। ये जो टनल है ये जेड शेप टनल इसको नाम दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये टनल बना है पहाड़ी काट करके, उस कारण से ओवरऑल इसका शेप जो है वो जेड टाइप हो गया है। ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, इसलिए इसको जेड शेप टनल कहा जा रहा है। ये जेड शेप जो टनल है जिसको नाम दिया गया जेड मोर टनल, विच इज ऑन हाईवे फ्रॉम श्रीनगर टू ले, इट विल नाउ प्रोवाइड एन ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर टू लेह रीजन। ऑल वेदर, अदरवाइज होता क्या था कि पहले सर्दी के दिनों में बर्फबारी के कारण बिकॉज ऑफ स्नो स्टॉर्म ये रोड बंद हो जाता था। तो ये है स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस जेड मोर टनल। नाउ आवर आर्म्ड फोर्सेस कैन ईजिली मोबिलाइज देमसेल्फ अक्रॉस दिस श्रीनगर ले हाईवे राउंड द ईयर। सो दिस इज हाउ हमारे आर्म फोर्सेस फ्रॉम लाइन ऑफ कंट्रोल टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इजीली मोबिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिफेंड आवर बाउंड्री विद पाकिस्तान एज वेल एज चाइना। नेक्स्ट इज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम फिल्म्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, छोटा सा इशू है, टॉपिक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक रैंकिंग निकलती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये रैंकिंग निकालने वाली कंपनी का नाम है हेनले एंड पार्टनर्स, एक कंसल्टेंसी फर्म है। इट गिव्स रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो बेसिकली इसमें अलग अलग पासपोर्ट्स को रैंकिंग दी जाती है। जैसे भारत के पासपोर्ट, वी इंडियंस होल्ड इंडियन पासपोर्ट, तो सिंगापुर के लोग जो हैं वो सिंगापुर का पासपोर्ट होल्ड करते हैं। तो कौन सा पासपोर्ट कितना पावरफुल है वो रैंकिंग दी जाती है ऑन द इन दिस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब कौन सा पासपोर्ट कितना पावरफुल है ये किस ग्राउंड पे पता चलेगा? तो बेसिकली किस पासपोर्ट को कितने ज्यादा देशों में वीजा फ्री अराइवल अलाउ किया गया है उसके बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है इन दिस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। वीजा फ्री अराइवल, तो अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हो, मींस यू आर एन इंडियन एंड यू होल्ड इंडियन पासपोर्ट, तो 57 कंट्री से आपको वीजा फ्री अराइवल मिल सकता है। वहां जा करके आप सीधा सीधा उस देश में इंटर कर सकते हैं इंडियन पासपोर्ट दिखा करके, दैट इज वीजा फ्री अराइवल। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैव 57 डेस्टिनेशंस में वीजा फ्री अराइवल। और इसी कारण से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी जो रैंक है साल 2025 में वो है 85th, यानी कि 85th नंबर का स्ट्रॉन्ग है। अगर पावर की बात की जाए तो इंडियन पासपोर्ट इज एट 85th नंबर। सिंगापुर इज ऑन द टॉप, और सिंगापुर जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं दे हैव गॉट वीजा फ्री एक्सेस टू अबाउट 192 ग्लोबल डेस्टिनेशंस। तो लगभग दुनिया के ज्यादातर देशों में सिंगापुर के लोग जा सकते हैं बिना वीजा लिए। सो दैट मेक्स सिंगापुर पासपोर्ट the strongest passport in the world, and it puts it at the top in Henley Passport Index 2025। इस बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज रिटर्न दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पोलर वोर्टेक्स से रिलेटेड यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। कल किस स्टेटमेंट्स कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था कि सर पोलर एरिया में हाई प्रेशर और लो प्रेशर एक साथ कैसे हो सकता है। देखिए, पोलर एरिया में सरफेस के ऊपर हाई प्रेशर, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो अपर ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर में हम कह रहे हैं लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि दूर से हवा आ रही है और फिर यहाँ सबसाइड कर रही है। तो जिस डायरेक्शन में हवा आती है उस जगह को कहा जाता है लो प्रेशर, जहां से हवा चलती है उसको कहा जाता है हाई प्रेशर। आई होप आपको बात समझ आई है। चाबार पोर्ट में दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इट इज मेनली बिटवीन इंडिया एंड ईरान, नॉट रसिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड बी टू मिसा, इट हैज बीन नाउ रिपील्ड। बाकी सब अभी भी फंक्शनल है। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। Light is affected by the presence of massive object, and not only black hole but even galaxies can cause gravitational lensing. That's all from our side for today. Thanks for watching.